नमस्कार दोस्तों, आजकल बुलडोजर के नाम पर पॉलिटिक्स पूरे देश में मशहूर होती जा रही है। इसकी शुरुआत हुई थी यूपी इलेक्शन से, जहां पर बुलडोजर बाबा के नारे उठे थे। इस पर एक गाना भी बना था, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सड़कों पर होर्डिंग्स लगवाई बुलडोजर मामा के नाम से, और देखते ही देखते हमें बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा के बाद बुलडोजर जस्टिस देखने को मिला। बरखा दत्त को इंटरव्यू देते समय मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे कुछ ऐसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं, ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। मध्य प्रदेश की बुलडोजर कार्रवाई के बाद बुलडोजर्स पहुंचे दिल्ली में जहांगीरपुरी। टाइमिंग सेम थी, कम्युनल राइट्स के एकदम बाद ये बुलडोजर्स आते हैं और यहां पर कुछ लोगों के घर और दुकानों को तोड़कर चले जाते हैं। हमारी कहानियां खत्म नहीं होती। बुलडोजर्स इसके बाद दिखाई पड़ते हैं राजस्थान के अलवर शहर में, जहां पर वो मंदिर को तोड़ गिराते हैं। इससे पहले एक जर्नलिस्ट जिनका नाम था अमन, उन्होंने अमन और शांति को पहले ही तोड़ गिराना शुरू कर दिया था। टीवी में आकर वो कहते हैं कि कैसे जहांगीरपुरी का बदला लिया जा रहा है राजस्थान में। जहांगीरपुरी वाला बदला, महादेव पर हमला, मतलब इतना बड़ा संयोग है कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। और बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली में राजस्थान में जहां पर बुलडोजर चलाया गया था वो जहांगीरपुरी के बुलडोजर से पहले की बात थी। वो अप्रैल 17-18 को हुआ था। दूसरी चीज ये सामने आती है कि जहां पर एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस एरिया में, राजगढ़ का एरिया, यहां पर म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट बीजेपी के कंट्रोल में है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी जो है बीजेपी के कंट्रोल में है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो मंदिर का डिमोलिशन था, इसका प्लान एक्चुअली में पिछले 7 महीने से किया जा रहा था म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड के द्वारा। खैर, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स में ज्यादा ना जाते हुए आइए इस बुलडोजर पॉलिटिक्स के मायने समझते हैं। क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या इससे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ता है, और कैसे इससे आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ता है, और क्यों कुछ लोगों को ये बुलडोजर पॉलिटिक्स इतनी पसंद आती है। कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना कोई नोटिस, ना कुछ। इंसानों की ये नहीं सुने, जहां मर्जी जाए, कहीं बाबा का बुलडोजर चला है, कहीं मामा का बुलडोजर चला है। पूरे दिल्ली में सिर्फ जहांगीरपुर ही इलीगल बसा हुआ था, 300 मकान इलीगल थे। पूरे दिल्ली में कार्रवाई करें आप। सीधे सीधे तौर पर देखा जाए, जो लोग दंगों में भाग ले रहे हैं, जो लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, सरकार उन्हें आइडेंटिफाई करती है और इंस्टेंटली उनके घर बुलडोजर भिजवा देती है, उनके घर और उनकी दुकानों को तोड़वाने के लिए। मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर लोग यही मतलब समझते हैं इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सरकार एक और चीज देखती है। सरकार ये भी देखती है कि आपका घर इलीगली तो नहीं बना है, आपने इलीगल इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रखी। अगर कर रखी है तो 2 कंडीशंस हो गई यहां पर, एक आप स्टोन पेल्टर हो और दूसरा आपने इलीगल इंक्रोचमेंट करी है, तभी आपके घर बुलडोजर भेजा जाएगा। यही होता है बुलडोजर जस्टिस। अब दोनों में से कोई भी रीजंस हो यहां पर, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका मतलब यह है कि ना तो पुलिस कुछ करेगी यहां पर, ना ही कोर्ट कुछ करेगा। बस सरकार अपनी मन मर्जी से डिसीजन लेगी आपके घर बुलडोजर भेजने का। यही है बुलडोजर जस्टिस। लेकिन क्या यह सही में जस्टिस है? मेरी राय में इसे जस्टिस नहीं कहलाया जा सकता, बल्कि इसे रिवेंज कहा जाता है। ये 2 बहुत ही अनोखे शब्द हैं, जस्टिस यानी इंसाफ और रिवेंज यानी बदला। ऊपर ऊपर से देखकर लगेगा कि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जितना आप गहराई से सोचेंगे इन 2 शब्दों के बारे में, उतना ही आपको देखकर लगेगा कि एक्चुअली में ये 2 बहुत ही अलग अलग शब्द हैं, बहुत ही अलग अलग मतलब है, और अक्सर इन दोनों का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। बदला एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। कोशिश यही होती है बदला लेने वाले की कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके बदला लिया जा सके। दूसरी तरफ जस्टिस एक रैशनल रिस्पॉन्स है, सोच समझ के लिया जाने वाला एक लॉजिकल फैसला, जिसमें अक्सर काफी समय लग जाता है। रिवेंज एक तरफ विक्टिम और परपेट्रेटर को सेम लेवल पर लाकर खड़ा कर देती है। जिसने गलत किया है और जिसके साथ गलत हुआ है, रिवेंज लेने के बाद दोनों की औकात एक जैसी ही हो जाती है। सोचकर देखिए जरा, अगर आपके परिवार में किसी का मर्डर हो जाता है और आप जाकर मर्डरर को ढूंढते हैं और आप मर्डरर का मर्डर कर देते हैं, समाज में अभी भी उतने ही मर्डरर्स होंगे जितने पहले थे। बैटमैन का एक बड़ा फेमस डायलॉग है इसके रिगार्डिंग, इफ यू किल अ किलर द नंबर ऑफ किलर्स इन द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम।
जो लेटेस्ट बैटमैन की फिल्म है अभी सिनेमा में आई थी कुछ हफ्तों पहले, मैं जरूर रेकमेंड करूंगा आप देखना, क्योंकि उसमें इसी इशू को बहुत गहराई से देखा जाता है। रिवेंज एक एंडलेस साइकिल है जिसका कोई अंत नहीं। इंसाफ दूसरी तरफ एक क्लोजर देता है और समाज में शांति बनाए रखता है। यही रीजन है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। रिवेंज की भावना पूरी दुनिया को अंधा करके रख देगी। और जस्टिस सिस्टम इस तरीके से नहीं चलता है, एन आई फॉर एन आई के बेसिस पर नहीं चलता है। अगर बदले के आधार पर देश का जस्टिस सिस्टम चलता तो देश में हर जो मर्डर होता है उसके हर मर्डरर को फांसी दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए हैं उन कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने वालों को यह चीज पता थी, रिवेंज लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं ला सकती सोसाइटी में। देश में हो रहे हर क्राइम के पीछे हमें उसका असली मोटिव, उसके रीजंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है अगर हमारा असली मकसद यहां पर समाज में शांति लाना है। तो आप सबको याद होंगे वो भयानक 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक्स। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन एक बहादुर एनएसजी कमांडो थे जो मार्टियर हो गए थे इन एक्शन, इन हमलों के दौरान। टेररिस्ट अजमल कसाब को ट्रायल पर रखा गया और फाइनली नवंबर 2012 में उसे फांसी चढ़ाई गई। जब ऐसा हुआ तो कुछ लोगों ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया इस चीज को। और जानते हैं आप, संदीप उन्नी कृष्णन के फादर ने इस रिएक्शन को देखकर क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा यह फूलिशनेस है, कसाब को फांसी पर चढ़ाना किसी भी एंगल से कोई सेलिब्रेट करने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। यहां पर कसाब की फांसी एक लीगल नेसेसिटी थी। कानून ने यह करने का फैसला लिया ताकि समाज में शांति बनाई रखी जा सके। इसलिए सब लोगों को यहां पर रिस्ट्रेन दिखाना चाहिए, इस पर जश्न नहीं मनाना चाहिए। इमेजिन कर सकते हो एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जवान बेटे को एक आतंकवादी हमले में खो दिया, लेकिन वो भी जानते हैं कि उस आतंकवादी को फांसी चढ़ाया जाना कोई यहां पर जश्न मनाने की बात नहीं है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 10 साल बाद, आज 2022 में, जब जहांगीरपुरी में लोगों के घर बुलडोज कर दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, एक ये वीडियो सामने आया छोटे से बच्चे का जो अपनी टूटी हुई दुकान के पास कुछ सिक्के कलेक्ट कर रहा था। ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। क्या ये दुकान लीगल थी या इलीगल? क्या इसे बुलडोज करते वक्त यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया था, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्यों इस बुलडोजर को रुकने का ऑर्डर दिया था? इन सवालों को तो बाद में एनालाइज किया जाएगा। इससे पहले आप इस छोटे बच्चे को देखो। मान लो ये दुकान इलीगल थी, मान लो इस बच्चे के पिता ने कोई स्टोन पेल्टिंग करी थी, और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर कोई ऑर्डर नहीं दिया होता इसे रुकने का, और जो बुलडोजिंग यहां पर हुई है कंप्लीटली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल थी। फिर भी क्या आप में सिंपैथी नहीं है इस बच्चे के लिए? क्या इतनी इंसानियत नहीं है हम में कि कम से कम इस चीज को लेकर जश्न तो ना मनाया जाए? कुछ लोग यही करते हुए दिखे, इस चीज को लेकर बड़ा खुश हो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि यहां पर लोगों के दुकानें, लोगों के घर तोड़ दिए गए। नविका कुमार, एडिटर इन चीफ टाइम्स नाउ मीडिया हाउस की, ये ट्वीट करती हैं, ड्रामेटिक इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुलडोजर्स, आर वी इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और विल वी हैव टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स? और इसके बाद हंसते हुए इमोजीज। यानी कुछ लोगों के घर टूट गए, कुछ लोगों की दुकानें टूट गई, इनके लिए हंसने की बात है। क्या इतने खून के प्यासे हो गए हैं कुछ लोग, इतने ब्लड थर्स्टी हो गए हैं? कसाब तो चलो फिर भी एक आतंकवादी था, यहां पर तो एक बेगुनाह बच्चा है। अब आते हैं दोस्तों एक्चुअल फैक्ट्स पर। असल में बात क्या है कि इंसाफ जो कानून से आता है अक्सर देर से आता है लेकिन दुरुस्त आता है, अपने टारगेट को सही से चुन कर आता है। दूसरी तरफ बदला जल्दी जल्दी में लिया जाता है और जल्दी का काम शैतान का होता है। इमोशन और गुस्से के बहाव में बदला अपना टारगेट चूकता रहता है और गलती से बेगुनाहों को अपना बंदी बना लेता है। अथॉरिटीज का कहना था कि हमने बुलडोजर चलाते वक्त ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है और सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट्स पर ही बुलडोजर चलाया है। आज तक की न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप ने अथॉरिटीज की ही बात को दोबारा दोहराया और कहा, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। लेकिन एक जर्नलिस्ट का काम सिर्फ अथॉरिटीज के बयान को दोहराना है या फिर एक्चुअली में पता करना है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं है? क्या उन्होंने कोशिश करी है जानने की कि ये जो जूस स्टॉल्स तोड़े गए हैं ये सही में इलीगल थे? ललन टॉप के जर्नलिस्ट सिद्धांत मोहन जब इस क्लेम को वेरीफाई करने गए, उन्होंने गणेश कुमार गुप्ता से बात करी, एक जूस कॉर्नर के ओनर जिनकी दुकान को तोड़ा गया, जिनके स्टॉल को तोड़ा गया। गणेश ने इन्हें अपनी दुकान का अलॉटमेंट लेटर दिखाया जो साल 1978 का था। इस पर लिखा गया था कि इन्होंने दुकान खरीदी है ओरिजिनल ओनर से उस वक्त। इन्होंने डीडीए का लेटर तक दिखाया जिस पर शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का लिखा था। इन्होंने सारी रेंट स्लिप्स दिखाई, इन्होंने सब कुछ दिखाया, लेकिन क्या फायदा इसका? इनकी दुकान पर फिर भी बुलडोजर चला दिया गया। सारे रसीदें हैं, देखिए
सारी रसीद, सारी रेंट की रसीदें हैं ये देखिए। और ये जो पैसे ये बैंक में उनके डीडीए के बैंक में जमा हुआ उसकी रसीद है ये। इसके बाद है रमन झा की कहानी, जो एक पान स्टॉल के मालिक थे जिस पर बुलडोजर चला दिया गया। इन्होंने बताया कि 1985 से उस पान स्टॉल को चलाने लग रहे थे। इनके पास एमसीडी के दिए गए डॉक्यूमेंट्स भी थे दिखाने के लिए, लेकिन जब ये तोड़ने आए, जब इनकी दुकान पर बुलडोजर चला, कोई नोटिस नहीं दिया गया इन्हें, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सुबह सुबह इन्होंने पुलिस वालों से 3 बार पूछा कि क्या मैं अपनी रेडी यहां से हटा लूं, क्या मैं अपनी रेडी यहां से हटा लूं। पुलिस वालों ने कहा कोई जरूरत नहीं है हटाने की, और फिर बुलडोजर आया और इस रेडी को कुचल कर चला गया। वही रेडी जिससे रमन का घर चलता था और इनकी कमाई होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब जहांगीरपुरी के रहने वालों से कहा है कि अब वो एफिडेविट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, कहते हुए कि कोई नोटिस उन्हें पहले नहीं दिया गया था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए हमें यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में इस डिमोलिशन को रोकने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद भी कुछ घंटे तक ये बुलडोजर चलता रहा। क्या है ये रिवेंज का बुलडोजर मॉडल जो जस्टिस के ऊपर से भी चल गया, सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुनी गई। अब सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में तो ऐसा नैरेटिव बिठाया गया कि यहां पर सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है। बीजेपी के एमपीज स्टेटमेंट्स देते फिरे कि जेसीबी का मतलब है जिहाद कंट्रोल बोर्ड। कोई शक नहीं इसमें कि ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो हम तो सिर्फ मुस्लिम्स को यहां से भगाना चाहते हैं, मुस्लिम्स को ही टारगेट करते हैं। लेकिन जब कोर्ट की बात आई तो सरकार के लॉयर तुषार मेहता ने कहा कि यहां पर कोई कम्युनल टेक नहीं था इन डिमोलिशंस में। इन्होंने कोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश में जो डिमोलिशन हुआ था उसमें 88 हाउसेस हिंदूज के थे, 26 मुस्लिम्स के थे। अब हिंदू हो या मुस्लिम, एक चीज फॉर श्योर मैं यहां पर आपको लिखकर दे सकता हूं कि जिन लोगों को इन बुलडोजर्स का अत्याचार सहना पड़ता है, उन लोगों में से अमीर लोग होते हैं 0% और गरीब लोग होते हैं 100%। इसी चीज की बात मैंने पिछले भगत सिंह वाले वीडियो में करी थी, जब मैंने आपको बताया था भगत सिंह क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। हमें हमेशा इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में और न्यूज चैनलों में सुनने को मिलता है हम हिंदू ये मुस्लिम, या हम मुस्लिम्स ये हिंदूज। लेकिन जरा खुद ही सोचकर देखिए, हिंदू गौतम अडानी, हिंदू मुकेश अंबानी, हिंदू अमित शाह और हिंदू अक्षय कुमार में क्या कॉमन है गणेश कुमार गुप्ता और रमन झा से, जो इस पान स्टॉल के और अपनी दुकानों के ओनर्स थे यहां पर। कहने के लिए वो भी हिंदू हैं, लेकिन क्या ये एक तरीके का खाना खाते हैं? क्या एक जैसे कपड़े पहनते हैं? क्या इनका स्टेटस सोसाइटी में एक जैसा है? क्या इनकी तनख्वाह एक जैसी है? क्या ये जहां रहते हैं वो घर एक जैसा है, या फिर इनकी लोकेलिटी और इनका नेबरहुड एक जैसा है? क्या इनकी लिविंग कंडीशंस एक जैसी हैं? इनके आसपास की सफाई, सड़कों पर जिस तरीके का ये पानी पीते हैं, इनके बच्चे जिस तरीके के स्कूलों में जाते हैं, अरे कुछ भी तो कॉमन नहीं है इन हिंदू लोगों में। हिंदू गणेश कुमार गुप्ता और हिंदू रमन झा में कुछ भी तो कॉमन नहीं है इन सारे हिंदू अमित शाह और हिंदू अक्षय कुमार से। सिर्फ कहने के लिए एक धर्म सेम है। सिमिलरली मुस्लिम शाहरुख खान, मुस्लिम सलमान खुर्शीद, मुस्लिम रूबिका लियाकत, इनमें क्या कॉमन है इन गरीब मुसलमानों से जिनके घर तोड़े गए? इनके कपड़े, इनकी इनकम, इनके बिजनेस, इनके आसपास का नेबरहुड कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय जिस तरीके के भगवान में ये मानते हैं। दूसरी तरफ हिंदू अक्षय कुमार और मुस्लिम सलमान खान में बहुत चीजें कॉमन है। और जहांगीरपुरी में रहने वाला एक गरीब हिंदू पान वाला और एक गरीब मुस्लिम पान वाला, इनमें भी बहुत चीजें कॉमन है। जहां ये रहते हैं, जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, इनकी तनख्वाह, इनके बिजनेस, इनके मोहल्ले में जितनी डेवलपमेंट होगी और जितने अत्याचार इन्हें सहने पड़ेंगे, जितने बुलडोजर इन पर चलाए जाएंगे, इन्हें साथ में ये सब सहना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो इन लोगों को रियलाइज करनी पड़ेगी। इस चीज की डिटेल में बात मैंने पिछले कम्युनल राइट्स वाले वीडियो में करी थी, जाकर आप देख सकते हैं। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है, आप बुलडोजर पॉलिटिक्स के मायने समझ चुके हैं क्या है, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी कुछ लोग इस पॉलिटिक्स को सपोर्ट क्यों करते हैं? इस चीज के पीछे मेनली 3 रीजंस कहे जा सकते हैं। पहला रीजन है कम्युनल हेट्रेट। दूसरे धर्म के लोगों से कुछ लोग इतनी नफरत करते हैं कि अपने अंदर की इंसानियत ही भूल जाते हैं। वो जश्न मनाने लगते हैं जब भी वो ऐसे अत्याचार होते हुए देखते हैं, स्पेशली तब जब उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक धर्म के लोगों पर किया जा रहा है। ये लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके होते हैं, ये यही भूल जाते हैं कि जिन स्थितियों में ये रह रहे हैं, एक आम हिंदू मिडिल क्लास का आदमी और एक आम मुस्लिम मिडिल क्लास का आदमी सेम सिचुएशंस झेल रहा है। इन्फ्लेशन, बढ़ते पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, सीएनजी, एलपीजी, बढ़ते नींबू के प्राइसेस, लो एफडी का रेट, प्रोविडेंट फंड का रेट, बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर भी ये लोग इतने खून के प्यासे हैं कि इन्हें सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है दूसरों के साथ अत्याचार होते हुए देखकर। लेकिन फिर भी ये मैं मेन रीजन नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा बड़ा रीजन है दूसरे वाला, जो कि है हमारा स्लो जुडिशियल सिस्टम। पुलिस और कोर्ट अक्सर तारीख पे तारीख देते रहे हैं। निर्भया का केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, 7 साल का समय लगा था उसमें जस्टिस मिलने में। तो बहुत से लोग इसी जस्टिस सिस्टम की स्पीड से तंग आकर
इंस्टेंट जस्टिस की तरफ देखने लगते हैं। और फिर ऊपर से वो लोग ऐसी फिल्मों से भी प्रभावित हो जाते हैं जो विजिलेंटी बिहेवियर को प्रमोट करती हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को यह समझाने की जरूरत है, जिस चीज को ये लोग इंस्टेंट जस्टिस समझते हैं वो एक्चुअली में होती है रिवेंज, और रिवेंज और जस्टिस में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। समाज में सही मायनों में शांति सिर्फ कोर्ट कचहरी के द्वारा, जस्टिस सिस्टम के द्वारा आ सकती है। अगर हम बुलडोजर पॉलिटिक्स के पीछे भागने लग गए, इस बदले की भावना के पीछे भागने लग गए, तो देश में और नफरत और गुस्सा और गैंग्स देखने को मिल सकते हैं। क्राइम रेट इससे बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तीसरा एक और रीजन है कि कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग मैन इमेज से बड़ा प्यार होता है। लोगों को ऐसे पॉलिटिशियंस बड़े पसंद आते हैं जो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अक्सर ऐसे लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं डिक्टेटर्स को, और बुलडोजर की ये इमेज एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज की तरह है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑब्वियसली है हमारे जुडिशियल सिस्टम को सुधारना। पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, पुलिस को और ट्रेनिंग दी जाए, पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाए, ज्यादा सैलरी दी जाए पुलिस वालों को, जजेस की सारी वैकेंसीज फिल की जाए और जजेस की संख्या बढ़ाई जाए और कोर्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए देश में। और यह हमेशा याद रखना, इंस्टेंट जस्टिस की तलाश गलत लोगों को बंदी बना सकती है और बेगुनाहों को फंसा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।